सीजन से जो आज शुरू होने वाला था। लाइटनिंग मैकविन खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे डोक हडसन की बातें याद आने लगती हैं। डोक अक्सर कहा करते थे, रेसिंग एक सिंगल लैप की तरह होती है, इसमें किसी को टक्कर दिए बिना जीतना ही असली रेसिंग है। मैकविन इन बातों को याद करके मुस्कुराता है और रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में मैकविन सबसे आगे निकल जाता है, उसके पीछे उसके दोस्त केल और बॉबी जैसे बेहतरीन रेसर होते हैं और आखिर में मैकविन ये रेस जीत जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। रेस के बाद बॉबी मैकविन पर मजाक में स्प्रे कर देता है और अगली बार जब बॉबी रेस जीतता है तो मैकविन भी मजाक में उसके टायर में हवा भरकर अपना बदला ले लेता है। अगले हफ्ते नई रेस शुरू होती है। मैकविन आगे चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ आता है जैक्सन स्टोरम, एक न्यू जनरेशन का हाईटेक रेसर जो बहुत आसानी से रेस जीत लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। जैक्सन बेहद घमंडी भी था। मैकविन जब उससे मिलने जाता है तो स्टोरम कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। ये सुनकर मैकविन को बहुत बुरा लगता है। स्टोरम की जीत की खबरें हर जगह फैल जाती हैं। चिक हिक्स के शो में नैटली, एक डेटा एनालिस्ट, बताती है कि स्टोरम एक न्यू जनरेशन का हाई एरोडायनामिक रेसर है जो एडवांस्ड सिम्युलेटर्स पर प्रैक्टिस करता है, इसलिए टर्न लेते वक्त भी उसकी स्पीड कम नहीं होती। धीरे धीरे स्टोरम हर रेस जीतता जाता है और सारे स्पॉन्सर्स पुराने रेसर्स को छोड़कर न्यू जनरेशन रेसर को साइन करने लगते हैं। मैकविन के दोस्त केल और बॉबी भी रिटायर हो जाते हैं। मैकविन केल से पूछता है कि वो क्यों रिटायर हो रहा है। केल कहता है, मेरे अंकल ने कहा था जब न्यू जनरेशन रेसर्स ट्रैक पर उतरेंगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि रिटायर होने का वक्त आ गया है, और वो चला जाता है। धीरे धीरे सारे पुराने रेसर्स को न्यू जनरेशन रेसर से बदल दिया जाता है, लेकिन मैकविन को अभी भी रेसिंग का मौका मिल रहा था क्योंकि उसके स्पॉन्सर्स डस्टी और रस्टी उसके पुराने दोस्त थे। सीजन की आखिरी रेस शुरू होती है। मैकविन स्टोरम के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन स्टोरम फिर आगे निकलता है और कहता है, बूढ़े अब रिटायर हो जाओ। ये सुनकर मैकविन का गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पीड बढ़ाता है और तभी उसका टायर फट जाता है। मैकविन का खतरनाक एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले डोक के साथ हुआ था। 4 महीने बीत जाते हैं। मैकविन अब ठीक तो हो चुका था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसे याद आता है कि जब डोक का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें बिना मौका दिए रेसिंग से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह एक नए रूकी को साइन कर लिया गया था। मैकविन बहुत उदास होता है। तभी सैली उसके पास आती है और उसे समझाती है, तुम्हें खुद को बदलना होगा, पहले से बेहतर बनना होगा, तभी तुम फिर से जीत पाओगे। 2 हफ्ते बाद नया सीजन शुरू हो रहा है, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मैकविन उसकी बात समझ जाता है। तभी मेटर भी वहाँ आ जाता है। मैकविन उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है और उसे तुरंत डस्टी और रस्टी से बात करनी है। मेटर उन्हें कॉल करता है और मैकविन के सारे दोस्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मैकविन भी पहुंचता है और सबको बताता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं खुद को पहले से कहीं बेहतर बनाऊंगा और इस सीजन सबको दिखा दूंगा कि लाइटनिंग मैकविन अब भी खत्म नहीं हुआ। डस्टी और रस्टी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। मैकविन कहता है, स्टोरम को हराने के लिए मुझे उसकी तरह ट्रेनिंग करनी होगी। डस्टी और रस्टी जवाब देते हैं, हमने सब इंतजाम कर लिया है, कल रस्टीज रेसिंग सेंटर पहुंच जाना। मैकविन ये सुनकर बहुत खुश होता है और सब उसके नए सफर की तैयारियां करने लगते हैं। रमोन मैकविन को नया पेंट करता है और उसे बिल्कुल पहले जैसा चमका देता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। मैकविन अपने दोस्तों के साथ रस्टीज रेसिंग सेंटर के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते होते वे उस विशाल और हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैकविन वहां पहुंचता है, मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे रिटायरमेंट के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन मैकविन कोई जवाब नहीं देता और सीधे अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर मैकविन उस रेसिंग सेंटर को देखकर दंग रह जाता है। तभी डस्टी और रस्टी भी उसके पास आ जाते हैं। मैकविन उनसे पूछता है, ये सब तुमने कैसे कर लिया? डस्टी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लाइटनिंग, छोटे मोटे कारोबार वाले इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकते और हम तुम्हारी जरूरतों को अब पूरा भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने रस्टीज बेच दिया है। मैकविन हैरान रह जाता है। वे आगे बताते हैं, हमने रस्टीज को एक बिजनेसमैन स्टर्लिंग को बेच दिया है। अब वही तुम्हारा नया स्पॉन्सर है और तुम्हें हर वो चीज देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तभी वहाँ स्टर्लिंग खुद आ जाता है। वो मैकविन से मिलकर बेहद खुश होता है और कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको स्पॉन्सर करना मेरे लिए गर्व की बात है। कुछ देर बाद डस्टी और रस्टी वहाँ से चले जाते हैं। मैकविन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने महसूस किया कि उन्होंने ये सब सिर्फ उसके भविष्य के लिए किया था। तभी मैकविन देखता है कि वहाँ डोक की और उसकी सारी पुरानी चीजें एक जगह सजाकर रखी गई हैं। स्टर्लिंग आकर बताता है, यहाँ हर वो मिट्टी मौजूद है जहाँ जहाँ डोक ने रेस की थी, थंडर हॉलो की, फायरबॉल बीच की। फिर स्टर्लिंग कहता है, अब तुम्हें अपने फ्यूचर की तैयारी करनी होगी। वो मैकविन को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग सूट पहनाता है जिससे उसकी स्पीड, स्टैमिना और हेल्थ का हर डेटा रिकॉर्ड हो सके। स्टर्लिंग उसे अंदर लेकर जाता है और बताता है, हर नए रेसर का सपना होता है कि वो इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस करे। यहाँ वो हर तकनीक मौजूद है जो किसी भी रेसर को बेहतर बना सकती है। मैकविन की नजर एक बढ़िया इंटरैक्टिव रेस सिम्युलेटर पर जाती है। एक तेजी से भागती कार देखकर मैकविन पूछता है, ये कौन सा रेसर है? स्टर्लिंग मुस्कुराकर कहता है, ये रेसर नहीं, एक ट्रेनर है, क्रूज रमीरेज, इस फील्ड की बेस्ट ट्रेनर। हर न्यू रेसर की
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी के पास होता है। क्रूज उनके पास आती है, लेकिन मेकविन को अनदेखा करने का नाटक करती है ताकि वो उसे मोटिवेट कर सके। मेकविन भी समझ जाता है। क्रूज कहती है, सर, रेसिंग में सब खेल मोटिवेशन का होता है। अगर नजरिया बदल जाए तो वही बातें जो पहले चुभती थीं, वही हमें हिम्मत दे सकती हैं। आपको ट्रेन करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। बचपन से आपको टीवी पर देखती आई हूँ। क्रूज मेकविन की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो उसे तरह तरह की एक्सरसाइज कराती है ताकि उसके टायर्स और बॉडी फिर से एक्टिव हो सके। लेकिन मेकविन को ये सब उबाऊ लगता है क्योंकि वो सिर्फ सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस करना चाहता था। क्रूज उसे मना करती रहती है क्योंकि मेकविन अभी सिम्युलेटर के लिए रेडी नहीं था। एक दिन जब मेकविन देखता है कि सिम्युलेटर खाली पड़ा है, वो खुद ही उस पर चढ़ जाता है। क्रूज घबरा कर कहती है, सर, आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। स्टर्लिंग भी वहां आ जाता है। मेकविन जिद करते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ, इसे ऑन करो। क्रूज को मजबूरी में सिम्युलेटर चालू करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही सिम्युलेटर शुरू होता है, मेकविन कंट्रोल खो देता है। वो रॉन्ग साइड में दौड़ने लगता है, वॉल्स से टकराता है और आखिर में सिम्युलेटर क्रैश कर बैठता है। स्टर्लिंग गुस्से में क्रूज को डांटता है क्योंकि करोड़ों का सिम्युलेटर खराब हो गया था। स्टर्लिंग मेकविन को अंदर बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा रेसिंग ब्रांड बनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में हर कार तुम्हारे नाम का सामान खरीदे, यही तुम्हारा फ्यूचर है। मेकविन दर्द भरी आवाज में कहता है, ये सब तो रिटायरमेंट के बाद किया जाता है। स्टर्लिंग जवाब देता है, तुम अब फ्लोरिडा 500 में रेस नहीं करोगे। तुम्हारी स्पीड पहले जैसी नहीं रही और जितनी बार तुम हारोगे तुम्हारा नाम ही खराब होगा। इसलिए अब टॉयज और प्रोडक्ट्स बेचकर अर्निंग करो, यही तुम्हारा भविष्य है। ये सुनकर मेकविन भड़क उठता है। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मेरी असली कमाई रेसिंग है। मैं फिर से पूरी मेहनत के साथ वही ट्रेनिंग करूंगा जैसी डोक के साथ करता था, और मैं अपनी प्रैक्टिस फायरबॉल बीच में करूंगा जहां लेजेंड्स प्रैक्टिस करते थे, और मैं वादा करता हूं फ्लोरिडा में जीत कर दिखाऊंगा। स्टर्लिंग मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, अगर तुम फ्लोरिडा में नहीं जीते तो तुम्हें रिटायरमेंट लेनी होगी। मेकविन भी कहता है, और अगर मैं जीत गया तो मैं खुद तय करूंगा कि कब रिटायर होना है। स्टर्लिंग ये डील मान लेता है और मेकविन की ट्रेनिंग में साथ देने के लिए वो क्रूज को भी उसके साथ भेज देता है। क्रूज बीच पर भी ट्रेडमिल लेकर पहुंच जाती है क्योंकि उसे लगता था कि मेकविन खुली हवा में भी उसी पर प्रैक्टिस करना चाहता है। ये देखकर मेकविन चिढ़ जाता है और कहता है, मैं ट्रेडमिल पर रेस करने नहीं आया, मैं यहाँ इन सब चीजों से दूर असली रेसिंग करने आया हूँ। वो सीधा बीच पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेकविन पूरा बीच का एक राउंड लगा कर आता है, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसकी स्पीड कितनी हुई है। क्रूज बताती है, मैं आपका स्पीड डेटा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल असिस्टेंट से ट्रैक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ साथ दौड़ना होगा। मेकविन को ये ठीक लगता है और वो क्रूज के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन क्रूज को रेत पर दौड़ना आता ही नहीं था। वो सिर्फ सिम्युलेटर की एक्सपर्ट थी। मेकविन उसे धीरज देकर एक एक चीज सिखाता है। पूरा दिन लग जाता है, पर शाम तक क्रूज रेत पर दौड़ने में कंफर्टेबल हो जाती है। क्रूज जब मेकविन की स्पीड चेक करती है, वो सिर्फ 380 किलोमीटर पर हावर होती है। स्टोरम की स्पीड उससे बहुत ज्यादा थी। मेकविन बेहद परेशान हो जाता है। पूरा दिन बर्बाद हो गया। क्रूज उसे शांत करते हुए कहती है, ये दिन वेस्ट नहीं हुआ, आज हमने असली रेसिंग की है। लेकिन मेकविन गुस्से में कहता है, इसे असली रेसिंग नहीं कहते, ये तो बस सीधी लाइन है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। उसी वक्त उसकी नजर दीवार पर लगे थंडर हॉलो के पोस्टर पर जाती है। मेकविन क्रूज से कहता है, मेरी स्पीड का इलाज तभी होगा जब मैं असली रेसर्स के साथ रेस करूंगा। वो थंडर हॉलो जाने का फैसला करता है। लुइजी उसे समझाता है, वहाँ भीड़ होगी, मीडिया को पता चल गया तो तुम ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगे। गुइडो हंसकर कहता है, डोंट वरी, भेष बदलने में मैं उस्ताद हूँ, और वे थंडर हॉलो पहुंच जाते हैं। गुइडो और लुइजी मेकविन को कीचड़ से इतना गंदा कर देते हैं कि उसे पहचान पाना नामुमकिन हो जाए। मेकविन रेस ग्राउंड में प्रवेश करता है। क्रूज भी उसके पीछे आ जाती है और कहती है, मैं आपके साथ रहकर स्पीड ट्रैक करती रहूंगी। तभी अनाउंसमेंट होता है, थंडर हॉलो में आज होगा दंगल। अंदर पहुंचते ही मेकविन हैरान रह जाता है। चारों तरफ पुरानी टूटी फूटी खड़खड़ाती कारें और सब एक दूसरे को टक्कर मारकर गिराने के लिए तैयार थी। मेकविन घबरा जाता है, ये वो रेस नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी, और वो क्रूज के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होते ही गार्ड चिल्लाता है, रूल्स आर रूल्स। गेट बंद होने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। आखिर तक जो बचेगा वही विनर बनेगा। उन्हें लाख समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गार्ड उनकी एक नहीं सुनता। तभी मैदान में एंट्री होती है। थंडर हॉलो की डरावनी भारी भरकम दंगल की चैंपियन मिस फ्रिटर की। वो दहाड़ती है, आज कोई नहीं बचेगा। मेकविन और क्रूज दोनों डर जाते हैं और डिमोलिशन डर्बी शुरू हो जाता है। सभी कारें एक दूसरे को धकेलने, पलटाने और तोड़ने में लगी होती हैं। मेकविन और क्रूज बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आगे बढ़ते हैं। मिस फ्रिटर अपने पीछे आने वालों को आसानी से खत्म कर देती है। कुछ देर में मैदान में सिर्फ 2 कारें बचती हैं, क्रूज और मेकविन। फ्रिटर क्रूज की तरफ दौड़ती है, लेकिन क्रूज कीचड़ में फंस जाती है। मेकविन तुरंत उसकी मदद को आता है, उसे कीचड़ से बाहर निकालता है, और इस वजह से फ्रिटर फिसल कर गिर जाती है। वो फिर उठती है और मेकविन को कुचलने के लिए तेजी से बढ़ती है। मेकविन भागता है, लेकिन उसके टायर में एक बड़ा कटर फंस जाता है। फ्रिटर उसके करीब पहुंचती जाती है और ठीक आखिरी पल में
वो कटर बाहर निकल जाता है। फ्रिटर पूरी स्पीड में फिसलकर दीवार से जा टकराती है। अनाउंसमेंट होता है, विनर है क्रूज रमीरेज। क्रूज की खुशियों की सीमा नहीं रहती, लेकिन तभी एक टैंकर ट्रक पलटकर मेकविन पर सारा पानी गिरा देता है। उसके ऊपर लगा पूरा कीचड़ धुल जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो लाइटनिंग मेकविन है। न्यूज मीडिया ये खबर हर जगह फैला देती है। मेकविन ने थंडर हॉलो के दंगल में हिस्सा लिया। मेकविन और क्रूज वहां से निकल जाते हैं। क्रूज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार जीत का स्वाद मिला था, लेकिन मेकविन उस पर भड़क उठता है। तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, तुम्हें संभालते संभालते मेरा पूरा हफ्ता खराब हो गया और आज भी मेरी स्पीड पहले जैसी ही है। ये मेरा आखिरी मौका है क्रूज, अगर मैं हार गया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, पर तुम ये कभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम एक रेसर नहीं हो। उसके गुस्से से क्रूज की ट्रॉफी टूट जाती है। वो मायूस होकर पीछे हट जाती है और कहती है, मैं बचपन से एक रेसर बनना चाहती थी और उसकी वजह आप थे। मैं आपको टीवी पर देखती थी और सोचती थी एक दिन मैं भी आपकी तरह दौड़ूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने पूरे नहीं होते। फिर भी मैं उन्हें साबित करना चाहती थी कि मेरे शहर में मुझसे तेज कोई नहीं है। मैंने हिम्मत करके अपनी फर्स्ट रेस में हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे रेसर को देखा और जब उन्होंने अपने इंजन गरजाए, मेरी हिम्मत वहीं टूट गई। मैं समझ गई कि मैं रेसिंग के लिए बनी ही नहीं हूँ। क्रूज की आवाज कांप जाती है। मेकविन चुप रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने अनजाने में उसकी दिल दुखाया है। क्रूज वहां से निकल जाती है। मेकविन अकेला बैठा हुआ चिक हिक्स शो देख रहा होता है। नेटली बताती है, जैक्सन स्टोर्म की स्पीड लगातार बढ़ रही है। फ्लोरिडा 500 जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। अगर लाइटनिंग मेकविन रेस में उतरे तो उसकी जीत की संभावना सिर्फ 1.2% होगी। इस हफ्ते उसका करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मेकविन का दिल बैठ जाता है। वो अपने सबसे प्यारे दोस्त मेटर को कॉल करता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। मेकविन टूटी आवाज में कहता है, मुझे ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा, स्पीड नहीं बढ़ रही और अब लगने लगा है कि मेरा करियर खत्म होने वाला है। अगर डोग जिंदा होते तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मेटर शांत होकर कहता है, हर गुरु का एक गुरु होता है। डोग के भी एक टीचर थे, स्मोकी, क्यों ना उनसे ट्रेनिंग ले लो। मेकविन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इसी बीच क्रूज उदास मन से ट्रेनिंग सेंटर लौट रही होती है। तभी मेकविन वहां पहुंचता है। वो कहता है, मैं स्मोकी को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। क्रूज पहले मना कर देती है। तभी मेकविन उसकी टूटी हुई ट्रॉफी निकालकर उसे वापस देता है जो उसने जोड़ दी थी और उसे मनाने के लिए मजेदार डांस करने लगता है। क्रूज हंसी रोक नहीं पाती और आखिर में मान जाती है। दोनों साथ निकल पड़ते हैं थॉमसविले की ओर, जो डोग हडसन का होम टाउन था। थॉमसविले पहुंचकर मेकविन की नजर पड़ती है डोग हडसन के पुराने स्पीडवे के पोस्टर पर। वो ट्रैक के अंदर जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। डोग की याद में एक पूरा चक्कर लगा ही देता है। तभी पीछे से आवाज आती है। वो स्मोकी थे, डोग के क्रू चीफ और उनके सबसे बड़े दोस्त। मेकविन हैरान भी होता है और खुश भी। उसे नहीं पता था कि स्मोकी अब भी जिंदा है। स्मोकी उसे बार में ले जाते हैं जहां डोग के पुराने दोस्त मौजूद थे। वे साफ समझ जाते हैं कि मेकविन का समय अच्छा नहीं चल रहा और वो मदद तलाशते हुए यहाँ आया है। स्मोकी पुराने किस्से सुनाना शुरू करते हैं। जब डोग नया था सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर एक दिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। वो इतना तेज था कि पलक झपकते ही टॉप रेसर को पीछे छोड़ देता था। फिर एक दिन एक फ्रेशर आया जो सबसे तेज था। उसने डोग को दीवार की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन डोग ने छलांग लगाई और उस रेस को जीत लिया। ऐसा स्टंट किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सब हंसते हैं, यादों में खो जाते हैं। स्मोकी मेकविन को बाहर ले जाते हैं। मेकविन कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर फ्लोरिडा की रेस हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। डोग की तरह मेरा भी वही हाल होगा। स्मोकी गहरी सांस लेकर कहते हैं, डोग के साथ क्या हुआ था? मेकविन बताता है, रेसिंग ही डोग की जिंदगी थी। जब वो उनसे छिन गई तो वो टूट गए। वो सदमे से उभर नहीं पाए। स्मोकी मुस्कुराते हैं। पहली बार मेकविन को असली बात समझाते हैं। तुम डोग को कभी समझ ही नहीं पाए। हादसे के बाद वो रेडिएटर स्प्रिंग्स चले गए, हम सब से दूर। 50 साल तक कोई खबर नहीं दी और अचानक एक दिन मेरे पास उसके खत आने लगे। हर एक खत में सिर्फ तुम होते थे। रेसिंग उसकी जान थी, लेकिन उसकी धड़कन तुम थे। तुमने उसे जीने का नया मकसद दिया था। मेकविन की आंखें नम हो जाती हैं। स्मोकी कहता है, डोग ने तुम्हारे अंदर वो देखा था जो तुम खुद को देखकर भी नहीं देख पाते। स्मोकी मेकविन को थॉमसविले ट्रैक पर ले जाता है। मेकविन जैसे ही एक चक्कर लगाता है, स्मोकी हंसकर कहता है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। स्टोर्म जितना तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन तुम उससे ज्यादा स्मार्ट बन सकते हो। और मैंने सुना तुम थंडर हॉलो के दंगल से एक भी खरोंच के बिना निकल आए। मेकविन हल्का सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ हमें जैक्सन स्टोर्म की एक झलक दिखाई जाती है। उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। स्टोर्म ने 344 किलोमीटर पर हावर का आंकड़ा पार कर लिया था और अब सभी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे हरा नहीं पाएगा। स्मोकी मेकविन को तेज बनाने के लिए क्रूज को फेक स्टोर्म बना देते हैं ताकि मेकविन असली हालातों में प्रैक्टिस कर सके। वो क्रूज को काफी आगे खड़ा करते हैं क्योंकि मेकविन फ्लोरिडा की क्वालिफाइंग राउंड में गया ही नहीं था, इसलिए उसे पीछे से पूरा गैप कवर करना होगा। स्मोकी कहते हैं, 3 राउंड्स में क्रूज को पकड़ कर दिखाओ, लेकिन मेकविन पकड़ नहीं पाता। तब स्मोकी एक नया तरीका अपनाते हैं। वो मेकविन को अलर्ट रहना, हर छोटी चीज पर कंट्रोल रखना और
मुश्किल हालात में बैलेंस बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। स्मोकी मैकविन को खेतों में ट्रैक्टरों के बीच छोड़ देते हैं ताकि वो चपलता सीख सके। मैकविन छोटी छोटी जगहों से निकलना, फुर्ती से बचना सब सीखने लगता है। क्रूज भी मैकविन के साथ ट्रेनिंग ले रही होती है। वो भी धीरे धीरे हर स्किल सीखती जाती है। अब रेस में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैकविन दिन रात मेहनत कर रहा था। स्मोकी उसे एक खास राज बताते हैं। डॉग किसी को भी पछाड़ने के लिए इतना पास दौड़ता था जैसे च्यूइंग गम से चिपक गया हो। यही ड्राफ्टिंग कहलाती है। मैकविन कहता है, ड्राफ्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की। स्मोकी जवाब देते हैं, पहले तुम फास्ट थे, किसी से भी आगे निकल जाते थे, लेकिन अब तुम स्लो हो गए हो, इसलिए तुम्हें वो चीजें सीखनी होंगी जिन पर पहले तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ट्रेनिंग जारी रहती है। मैकविन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रात में स्मोकी उन्हें जंगल में ट्रेनिंग करवाते हैं क्योंकि वो डोक और बाकी रेसर को यही ट्रेन करते थे। मैकविन और क्रूज बिना हेडलाइट्स के अंधेरे में दौड़ते हैं, अंदाजे से पेड़ों से बचते हुए। आखिर वो दिन आ ही जाता है। फ्लोरिडा में सीजन की पहली बड़ी रेस। पूरा फ्लोरिडा एक उत्सव की तरह जगमगा रहा था। नैटली बताती है, आज स्टोर्म को कोई नहीं हरा पाएगा। मैकविन ट्रैक पर पहुंचता है। वो खुद को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से घबराया हुआ है। उसके दोस्त और सैली भी उसे सपोर्ट करने पहुंचते हैं। सैली कहती है, मैकविन आज तुम ही जीतोगे। तभी जैक्सन स्टोर्म आता है और क्रूज का मजाक उड़ाता है। रेस शुरू होने वाली होती है और मैकविन लास्ट पोजीशन पर होता है। स्मोकी उसके क्रू चीफ बन चुके थे। वो मैकविन से कहते हैं, बस उस बात पर ध्यान दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। रेस शुरू होती है। मैकविन धीरे धीरे कार्स को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। स्मोकी रेडियो पर कहता है, ट्रेनिंग याद करो, 3 लैप्स में स्टोर्म तक पहुंचने की कोशिश करो। इधर स्टर्लिंग क्रूज के पास आता है और कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, वापस ट्रेनिंग सेंटर जाओ। क्रूज उदास होकर कहती है, मैं ये रेस देखना चाहती हूँ। लाइटनिंग जीत के बहुत करीब है। स्टर्लिंग सख्त लहजे में कहता है, तुम रेसर नहीं हो, तुम सिर्फ ट्रेनर हो। क्रूज दुखी हुई वहाँ से चली जाती। मैकविन ये सब देख रहा था और उसे क्रूज की वो बात याद आ जाती जब उसने कहा था कि मैकविन उसकी प्रेरणा है और वो कभी रेसर बनने का मौका पा ही नहीं सकी। लाइटनिंग समझ जाता है क्रूज को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। कुछ देर बाद ट्रैक पर कई कार्स क्रैश हो जाती हैं। सेफ्टी के चलते मैकविन पिट स्टॉप पर आ जाता है और वहाँ वो सबको एक चौंकाने वाला फैसला सुनाता है, क्रूज को तैयार करो। क्रूज हैरान हो जाती है। मैकविन मुस्कुराकर कहता है, आज तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है। रेस शुरू मैंने की थी, लेकिन खत्म तुम करोगी। स्टर्लिंग गुस्से में चिल्लाता है, ये रूल्स के खिलाफ है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। स्मोकी बड़े ठंडे दिमाग से कहता है, रूल्स में सिर्फ नंबर देखा जाता है, उसके अंदर कौन है ये नहीं। स्टर्लिंग फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। तभी मेटर उसे मजे से पीछे धकेल देता है। अबे हट, लाइटनिंग का फैसला फाइनल है। लाइटनिंग के सारे दोस्त क्रूज को तैयार करने लगते हैं। नया सूट, नए टायर और क्रूज अपनी जिंदगी की पहली असली रेस में उतरने वाली थी। मैकविन कहता है, ये मेरा आखिरी मौका है जिससे मैं तुम्हें पहला मौका दे सकता हूँ, इसलिए क्रूज इस चांस को मत गंवाना। क्रूज गहरी सांस लेती है। मैकविन की बात उसके दिल को छू जाती है और वो रेस के लिए ट्रैक पर उतर जाती है। जैसे ही क्रूज फुल स्पीड में कार्स को पीछे छोड़ती है, पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है। हर कोई फुसफुसाने लगता है, लाइटनिंग मैकविन ने एक नए रेसर को उतारा है, ये तो आज तक एक भी रेस नहीं जीती। मैकविन पागल हो गया है क्या? क्रूज अचानक इतनी ऑडियंस देखकर घबरा जाती है। वो नर्वस होने लगती है। स्मोकी रेडियो पर चिल्लाते हैं, फास्टर क्रूज फास्टर, लेकिन क्रूज की हालत और बिगड़ जाती है। मैकविन स्मोकी को कहता है, उसे कहो वो बस एक हल्का फुल्का बादल है। स्मोकी क्रूज से यही बात दोहराते हैं। क्रूज मुस्कुराती है। उसे समझ आता है कि वो टेंशन से अकड़ रही थी। वो खुद को रिलैक्स करती है और फिर वापस तेजी से दौड़ने लगती है। मैकविन उसे याद दिलाता है, तुम्हारे पास हर मुश्किल का हल है। खेत याद करो, इमेजिनेशन याद करो। क्रूज अपनी कल्पना में सभी कार्स को ट्रैक्टर समझने लगती है और बाउंस करते हुए, घूमते हुए, सबसे बचते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। लाइटनिंग पहली बार अपने क्रू चीफ बनने पर खुश होता है। क्रूज कुछ ही मिनटों में 3rd पोजीशन में पहुंच जाती है। ये देखकर जैक्सन स्टोर्म उसके पास आता है। वो क्रूज को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम रेसर हो ही नहीं, कॉस्ट्यूम बदलने से कोई रेसर नहीं बन जाता, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्रूज की स्पीड कम होने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। मैकविन तुरंत बोलता है, स्टोर्म तुमसे डर रहा है, उसे तुम में वो दिखने लगा है जो तुमने खुद में कभी नहीं देखा। क्रूज की आंखों में फिर से चमक लौट आती है। वो स्टोर्म के पीछे पहुंच जाती है। वो डोग का पुराना लेसन याद करती है और स्टोर्म से च्यूइंग गम की तरह चिपक जाती है। स्टोर्म इरिटेट होने लगता है। स्मोकी और मैकविन दोनों खुश होते हैं। यही है ड्राफ्टिंग, यही है डोग की ट्रिक। अब बस आखिरी लैप बची थी। क्रूज फुल स्पीड में स्टोर्म को पीछे छोड़ने लगती है। स्टोर्म गुस्से में उसे दीवार की तरफ धक्का देता है। तुम इस ट्रैक के लायक नहीं हो। लेकिन क्रूज दीवार से टकराने से पहले डोग की लेजेंडरी चाल रिपीट करती है। वो छलांग लगाती है, स्टोर्म के ऊपर से फ्लिप करती है और सामने ट्रैक पर लैंड कर जाती है। क्रूज फिनिश लाइन पार कर लेती है और फ्लोरिडा रेस जीत जाती है। सभी रेसर उसे बधाई देते हैं। मैकविन खुश होता है। स्टर्लिंग मुस्कुराने का नाटक करते हुए क्रूज से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम में रेस करो। क्रूज साफ मना कर देती है, मैं आपके लिए रेस नहीं कर सकती। तभी डाइनको के मालिक टेक्स पहुंच जाते हैं।
हैं, हमारी टीम में आ जाओ, हमारे पास एक से बढ़कर एक रेसर है। मेकविन खुश होता है। डाइनाको का मॉडल बनना बहुत बड़ी बात थी। स्टर्लिंग गुस्से में मेकविन की ओर मुड़ता है। डील याद है ना, तुम हार गए, अब तुम रिटायर हो चुके हो, सोमवार को फोटोशूट पर आ जाना। तभी अनाउंसमेंट स्क्रीन अपडेट होती है जिस पर क्रूज और लाइटनिंग मैकविन दोनों का नाम लिखा हुआ था। मैकविन हैरान रह जाता है। स्मोकी मुस्कुराता है। रूल्स कहते हैं जो रेस शुरू करता है और जो फिनिश करता है दोनों के नाम विनर बोर्ड पर आते हैं। तभी सैली स्टर्लिंग से कहती है लाइटनिंग जीता है और वो तभी रिटायर होगा जब वो चाहेगा। स्टर्लिंग चुप रह जाता है। अब हम रेडिएटर स्प्रिंग्स देखते हैं। क्रूज अब डाइनको की नई मॉडल बन चुकी थी और मैकविन ने उसे डोक का लेजेंडरी नंबर 51 दिला दिया था। सब खुशियां मना रहे थे। तभी मैकविन आता है, पूरी तरह डोक हडसन की तरह नए पेंट जॉब के साथ। अब मैकविन क्रूज का क्रू चीफ था क्योंकि टेक्स ने रस्टीज को खरीद लिया था। क्रूज और मैकविन साथ साथ ट्रैक पर दौड़ते हैं। लाइटनिंग अब खुद लीजेंड बन चुका था और एक नए लीजेंड को आगे बढ़ा रहा था। कभी कभी जीतने का मतलब खुद आगे निकलना नहीं होता बल्कि किसी और को आगे बढ़ाना होता है और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप